जय हिंद एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। और इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को और करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक मेजर टॉपिक हैं। आज जो मेजर टॉपिक हैं वो एक बार देखते हैं। जो मेजर टॉपिक जो हम आज के डिस्कशन में लेने वाले हैं, यूएस का स्ट्राइक है ऑन द इराक एंड सीरिया और 40 डेथ हुआ है। तो देखा हमने पहले जो यूएस के ट्रूप हैं उन पे अटैक हुआ था जॉर्डन में, 3 इनके डेथ हो गया था ट्रूप्स का। तो अब इन्होंने इन पे अटैक किया है। तो ये हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग इसमें करेंगे वो एक अल कईम है जगह का नाम जहाँ पे ये अटैक हुआ है, तो उसको लोकेट कर लेंगे एक बार, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में तो ये हम देख ही रहे हैं, एक जा रहा है तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कलरीपयट्टू, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ये मार्शल आर्ट है केरला से। तो इसका बेसिक्स जानेंगे, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पेपर पे ये है व्हाई इज फिजिकल कंसोलिडेशन सो इम्पोर्टेंट। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द डेट एंड बारोइंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स बॉन्ड। ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, कल भी हमने देखा था बॉन्ड एंड डेट इक्विटी, तो इसी का थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा इस पे। फिर हम देखेंगे कि जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है मास्क एंड टेम्पल को लेके, ये काशी और मथुरा में भी इंटर किया है। यहाँ पे हम मास्क को लेके देख रहे हैं कि मास्क को हम चाहते हैं कि टेम्पल में कन्वर्ट करना। तो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो इसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है। तो क्यों ये इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है, तो उसका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिटेल एनालिसिस आज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से आप पूछ सकता है कि a place of worship act is not that much efficient to prevent all this tussle, and any tussle with respect to the any country within the society is not good, ठीक है। Why are the nations revising rules for the foreign student? ये हम देखेंगे कि कनाडा, यूके और डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि जो उनका ये फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया से स्टूडेंट जाते थे उनका उन्होंने रिस्ट्रिक्शन थोड़ा लगाना स्टार्ट किया है। क्या टसल है, क्यों कर रहे हैं, ये एक बार हम लोग डिस्कशन में डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग का होगा वो दिस फ्रंट पेज पे है कि यूएस एयर स्ट्राइक्स इन द इराक एंड सीरिया लिव्स 40 डेड। तो अल कईम इन द इराक, तो एक बार लोकेट कर लेते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे। टसल तो हो रहा है कई दिनों से, हमने देखा ही है। अल कईम कहाँ पे है? इराक। तो अल कईम का जो लोकेशन है इसमें ये है अल कईम, ओके, इराक में बॉर्डर पे है, सीरिया के साथ बॉर्डर इसका है। इराक का कैपिटल बगदाद, सीरिया का दमास्कस, जॉर्डन का अमान। अमान यहाँ दिख नहीं रहा है, बड़ा करूंगा तो दिखेगा अमान। एंड यस, थोड़ा सा ये भी देखिए, ये बगल में इजराइल, यहीं पे सब कुछ लड़ाई चल रहा है। ये गाजा, ये वेस्ट बैंक। यहाँ पे गोलन हाइट है जो पहले सीरिया का पार्ट था, अब इन्होंने कैप्चर करके रखा है। यही है गोलन हाइट जो सर्कल करके रखा है, गोलन हाई इसको कहते हैं। यूपीएससी ने पूछ चुका है, फिर भी आपको जानना ये जरूरी है। तेल अवीव यहाँ पे, हाइफा यहाँ पे है, ठीक है। ये सब चीजें एक बार ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इराक का लैंडलॉक्ड है, ऐसे दिखेगा आपको, लेकिन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ओपन है पर्सियन गल्फ से। मैक्सिमम पार्ट इसका लैंडलॉक्ड है, इधर लैंड, इधर लैंड, इधर लैंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा सी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुवैत के बगल में और ईरान को हल्का सा, ठीक है। सो ये है अल कईमी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन, यू शुड रिमेंबर। ऑलरेडी हम कंटिन्यू इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत रत्न एल के अडवाणी को दिया गया है। क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, नो वन नोज। यस, कुछ इनका है, इन्होंने रथ यात्रा किया था और अयोध्या टेम्पल बना था, ऐसा बोले हैं। इन्होंने बोला कि पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी, दिस इज लाइफ इज नॉट फॉर माइन, आई हैव डन फॉर द सोशल वर्क, सोशल वर्क के नाम पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मोदी जी ने भी बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन, लीडर भी नहीं लिखा, स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, मोन्यूमेंटल, नॉट सिंपल बट द मोन्यूमेंटल। वेयर इज दिस मोन्यूमेंटल? मे बी he know only, okay, here
द गवर्नेंस का रोल का जो टसल चल रहा है उसको लेके काफी डिबेट हो रहा है। दिस इज द डिबेट दैट कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर को यूज कर रहा है जो टूल टू प्रिवेंट और द क्रिएटिंग ए टसल एंड यस क्रिएटिंग इट्स इम्पैक्ट इनटू द स्टेट्स, वो हम काफी देख रहे हैं। और ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो गवर्नर का रूल है वो कई कमीशन भी बैठे हैं, जैसे हमने सरकारिया कमीशन एक दिन देखा था कि उसने बोला कि गवर्नर को ज्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने ये कहा कि अपॉइंटमेंट के पहले ये देखना चाहिए ये पर्सन कहीं इसका पास्ट भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का नहीं हो, और लोकल स्टेट में तो नहीं हो, लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो बनने के बाद भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट है। और हम देखते हैं गवर्नर्स के जो रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर आर्टिकल 356 लगा देते हैं। 356 से प्रेसिडेंट रूल होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 356 का काफी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है कि इसका काफी निगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। और इसको जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट भी हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने काफी इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये आर्टिकल मैं इमरजेंसी कंडीशन के लिए दे रहा हूँ और इसका यूज नहीं होगा, इट विल बी लाइक द डेड लेटर। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव और लिविंग यही आर्टिकल है और यहाँ पे मेंशन है कि 120 बार इसको लगाया जा चुका है। यहाँ तक कि एस बोमाई केस जिसमें गाइडलाइन आया था कि कैसे आप 356 को यूज करेंगे, उसके बाद भी स्पीड मतलब कुछ कम हुआ है फिर भी है। अभी हमने कंटिन्यूसली देखा था कि जब अपोजिशन गवर्नमेंट उत्तराखंड में थी वहां पे फॉल हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में था, प्रेसिडेंट रूल लगा के उन्होंने किया था। तो ये हमेशा देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो जब अपोजिशन में सेंटर में, तो जो स्टेट वाली गवर्नमेंट होती है उसको ये 356 लगा के उसको सस्पेंड करती है। यहाँ पे यस देयर इज द डिबेट एंड कंटिन्यूसली यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए वो कलरीपयट्टू है। कलरीपयट्टू ये एक क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए मार्शल आर्ट है और ये केरला से स्पेसिफिक है मार्शल आर्ट। और कलरी, कलरी का मतलब होता है बैटल, फिर पेट्टू मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द मार्शल आर्ट। तो ये 11th एंड 12th सेंचुरी से एसोसिएटेड है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। दिस इज फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। ये थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो बोर्ड्स हैं वो एक शेप बनाते हैं और एक ही बार मतलब थाउजेंड्स लैक्स में ये फ्लो करते हैं और एक पैटर्न बनता है वेव का, लगता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ चल रहा है। दिस इज द एंड इसका रीजन क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। इसका पिक्चर्स आया है, इन्होंने दानिश फोटोग्राफर है सोरेन सोलकर, उन्होंने कई पिक्चर्स लाए हैं, काफी ब्यूटीफुल है। और दे आर नोन एज द मरम्यूरेशन। दिस इज नोन एज द मरम्यूरेशन, जब ये पैटर्न बनाते हैं एक साथ। और क्या रीजन है, जैसे एक रीजन यहाँ दिया है कि डिजाइन या टू escape द हॉक्स एंड अदर देयर प्रीडेटर्स। लेकिन वी डोंट नो इसका यूज क्या हो सकता है। इसका यूज फ्यूचर में हो सकता है कि हम रोबोट डिजाइन करें और वी कैन यूज इट टू फाइट डिजास्टर एंड फाइट द कैंसर। तो यहाँ पे हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये पैटर्न सो ब्यूटीफुल, ये लाइक द वेव, ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न इनका, ये बोर्ड्स हैं, एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। तो देर इज मेनी फोटोग्राफ दैट हैज बीन रिलीज फ्रॉम हिम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो हम टॉपिक लेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड टू द फिस्कल कंसोलिडेशन। ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था बॉन्ड एंड इक्विटी, थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी है। व्हाट इज दिस फिस्कल डेफिसिट, इस पे इन्होंने काफी अच्छे से क्लियर किया है। एंड व्हाई देयर इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड नेशनल डेट क्या होता है इन्होंने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 5.1 हमारा फिस्कल डिफिसिट इस बार रहेगा और इसको ग्रेजुअली कम करके 4.5 हम लाएंगे अगले साल, अगले जो होगा, ठीक है। इस बार जो एक्सपोर्ट है इकोनॉमिक उनको बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5.3 5.4 तक रहेगा, तो ऑलरेडी कम है।
और जो लास्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट था 5.8 था। तो ये 5.8 वैसे फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू कलेक्टेड, रिवेन्यू रिसीट्स। ओके, तो जैसे आप होता है ना, जैसे वो कहा जाता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही इसको फिजिकल डिफिसिट होता है कि 1 रुपये, रुपया आपने खर्चा किया 1 रुपये और आपका आमदनी है 1/2। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट क्या हो गया, 1 में से 1/2, तो कितना होगा 1/2 आ गया। ऐसे और सिंपल करूँ तो 1 में से 0.5, तो आपके पास 0.5 आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। तो ये कहाँ से लेंगे, आप कहीं से उधार लेंगे, किसी से मांगेंगे, तभी तो ये खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट भी यही बारो करती है इसको, और यही फिजिकल डिफिसिट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है व्हाट इज द फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, और कैसे फंड करती है, बारो, गवर्नमेंट भी बारो करती है। किससे बारो करेगी, आम पब्लिक से करेगी, फॉरेन मार्केट में जाएगी, बॉन्ड, और बॉन्ड हमने पढ़ा था, तो गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करता है, लोग खरीदते हैं, फिर उसको लॉन्ग टर्म में पे करता रहता है गवर्नमेंट। मेन सोर्स क्या होता है इनकम का, टैक्स होता है। और इस बार टैक्स जो रिसीट था गवर्नमेंट का 26.02 लाख करोड़ था, और टोटल रिवेन्यू जो होने वाला है वो 30.8 लाख करोड़ है। खर्चा इनका है 47.66 लाख करोड़। तो ये जो डिफरेंस है उसको पे करेंगे। लेकिन नेशनल डेट क्या होता है, क्या यही डेट है फिजिकल डिफिसिट, तो डिफरेंस होता है। डेट होता है कि टोटल लोन किसी पर्सन के पास होता है, वो डेट होता है। ये जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और उसके बीच का, वो है। जैसे आपको 1 साल में खर्चा चलाना है, तो 1 साल में आपकी कमाई हुई 10 लाख। ओके, 10 लाख आपकी खर्चा कमाई हुई, और आपने खर्च किया 11 लाख, तो आपका फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा 1 लाख का, 1 लाख का। लेकिन डेट क्या होता है, ऑलरेडी आपके ऊपर कर्ज है 50 लाख का, जो आपने मकान खरीदने के लिए लिया था, और पर मंथ आप इसका 20,000 ईएमआई देते हैं, ईएमआई देते हैं। तो ये तो अलग हो गया ना, जो आपके ऊपर लोन है, यही हो गया। अगर नेशन के ऊपर अलग से लोन होता है, और इसमें आप क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर में कितना ऐड होगा, जो 20,000 ईएमआई दे रहे हैं, तो 12 महीने में आपका कितना हो जाएगा, 2,40,000 है। तो वो आपका एक्सपेंडिचर में यहाँ पे ऐड होता है। वो हमने देखा गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट कितना था, लोन को जो पे कर रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे, वो 11,90,000 करोड़ था। तो वो डेट है, और टोटल डेट क्या पता बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट है। नियर अबाउट 12 लाख करोड़ जो था वो इंटरेस्ट था। लोन हो सकता है कि 100 लाख करोड़ उतना हो। ठीक है, तो इस फैमिली पे जो है लोन है वो 50 लाख है। नेशन पे जो टोटल डेट होता है वो होता है, यस, नेशनल डेट। ठीक है ना, यहाँ नेशनल डेट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको जानिएगा। फिर इन्होंने कहा है कि आगे, हाउ डज गवर्नमेंट फंड दिस फिजिकल डेफिसिट। तो जैसे हम लोग उधार जाते हैं अपने रिश्तेदार से, या कहीं किसी और बाहरी किसी जो लोन प्रोवाइड करते हैं, या बैंक में जा सकते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, लोगों के पास जाती है बॉन्ड लेके, बॉन्ड मार्केट में जाती है, कहती है ये लिखा हुआ है, ये लो 100 रुपए, 104 रुपए, 110 रुपए नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो ऐसे होता है कि 2 साल 4 साल पे लोगे तो और ज्यादा दूंगा, मतलब 3 गुना 4 गुना ऐसे होता है। ठीक है ना, दैट इज मच। 3 गुना 4 गुना नहीं दे सकते हैं, मतलब कि 125-30 रुपए देंगे, 100 रुपए आपको देंगे, कहेंगे कि 3 साल बाद आइएगा, तो 150 रुपए देंगे, ऐसे है। तो दिस इज द, बाय दैट गवर्नमेंट टेक द लोन, बाहर फॉरेन के भी मार्केट में जाके लेते हैं। ठीक है, इट एक्सपेक्ट दैट द फंड स्पेंडिंग फ्रॉम द थ्रू द हाई जीएसटी कलेक्शन। तो गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार जो जीएसटी का कलेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए इन्होंने जो ये लोन था ये उन्होंने थोड़ा सा कम ही दिखाया है, बारोइंग। ओके, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो आरबीआई होती है वो तो डायरेक्ट इनके बॉन्ड को नहीं खरीद सकते, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करती है, ये लोगों से खरीदती है। जैसे एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आरबीआई यहाँ पे है, गवर्नमेंट यहाँ पे है, गवर्नमेंट है, ये आरबीआई हो गई, और ये आम जनता हो गई। ये बॉन्ड देंगे, ये बॉन्ड कहेंगे कि ये 100 रुपए 200 रुपए का बॉन्ड आप लोग खरीद खरीद के ले जाइए। अब ये डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, ऐसे तो होगा कि आप डायरेक्ट इससे कह रहे करेंसी छापो, ये दो और बॉन्ड तुम लो,
तो ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं कि आप जनता से लीजिए, ताकि आपस में ही होगा तो ये तो गवर्नमेंट की ही सिस्टम हो गई होगा, और गवर्नमेंट का पैसा इनसे लेके फिर इधर खर्चा कीजिए तो काफी इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्होंने कहा आम जनता से आप पैसा लीजिए, बॉन्ड दीजिए, लेकिन क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, वहां पे आरबीआई इनसे डायरेक्ट खरीदती है बॉन्ड। तो क्या हुआ, एक तरीके से देखे कि बॉन्ड इसी को सेल किया ना, लेकिन ये एक तरीके से सर्कल बना के आता है। तो दिस इज द वे आरबीआई भी बॉन्ड ऑपरेट करती है, मतलब बॉन्ड बाई करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट, इट इज नॉट ओनली बोरो फ्रॉम द प्राइवेट लेंडर्स फॉर इनडायरेक्टली द सेंट्रल बैंक एज वेल। कहीं ना कहीं वो लैंड उससे भी कर रही है, क्योंकि आरबीआई उनको पैसा देगी करेंसी छाप के। ओके, बाय क्रिएटिंग द फ्रेश मनी, जो आरबीआई पैसे देगी वो आम जनता को, उसने बॉन्ड दिया, पैसे दी, अब पैसे मार्केट में खूब ज्यादा गया, पैसे मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्यों आता है, अब आरबीआई ने उनको पैसा दे दिया, अब ये लोग के पास पहले बॉन्ड बॉन्ड था, अब बॉन्ड बिकने वाला था 2 साल 4 साल बाद, बीच में ही ये आरबीआई खरीदने लगी। तो क्या हुआ, बॉन्ड लेके इन्होंने आरबीआई को दिया, आरबीआई के पास अब बॉन्ड आ गए खूब ज्यादा, और आरबीआई ने इनको पैसा दे दिया, मनी मनी इन्होंने आम जनता को दिया। अब आम जनता के पास खूब पैसे हैं, मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। वहां पे पहले ये ऐसे ऐसे 10 पेन थे, 10 पेन थे, और खरीदने वाले 5 थे, तो मैं इसको 100 रुपए में बेचता था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि खरीदने वाले 5 ही हैं, बिकेगा ही नहीं 5 तो जल्दी बिके, तो कभी कभी मैं 90 में भी बेचता था। अब इन्होंने पैसे खूब दे दिए, तो क्या हो गया, लोगों के पास खूब पैसे हैं, पेन 10 ही है। अब लोग यहाँ पे 500 खरीदने वाले आ गए, मेरे पास ये 10 रुपए था। अब मैं क्या करूंगा, अब कहूंगा कि अब तो सब आ रहे हैं, 50 खरीदने वाले हैं, है तो 10 ही, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा, 150 160, कभी कभी तो एक साथ 100 आ गए। मैंने कहा एक बोली लगाओ, वो बोली लगा दिया 500 का, तो मैंने 500 में ये पेन बेचा, जो पेन 100 में बिकता था। ये इन्फ्लेशन होता है, अगर मार्केट में मनी जाती है विदाउट प्रोडक्शन तो रेट इंक्रीज होता है, दैट इज द इन्फ्लेशन। अब जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली कंसीडर रिस्क फ्री, क्यों रिस्क फ्री होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे छापने वाली मशीन है, उनके पास पेड़ है पैसे उगाने वाली, वो जितना चाहे छाप के दे सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि कुछ भी हो जाए, मशीन है, पैसा तो मिलेगा ही, भले पैसे की वैल्यू नहीं लगेगी पर पैसे मिलेंगे, तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को इजीली खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट जितना चाहे उतना बोरो कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि कर तो सकती है गवर्नमेंट बोरो, पर कितने लोगों को ट्रस्ट है, अगर ये पैसे छाप के दे रहे हैं बिना प्रोडक्शन किए तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, डेफिसिट बहुत हाई है, उनको लगेगा खुद कर्ज में है, मांग रहे हैं, तो उनको लगेगा पैसे की वैल्यू कम है, वो डॉलर खरीदेंगे, कहीं और जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो गारंटीड ट्रस्ट रहती है, भले लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इस पे जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। अब गवर्नमेंट को जल्दी लोग जाएंगे नहीं खरीदने, तो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड का प्राइस बढ़ा देती है। बॉन्ड प्राइस मतलब उस पर जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका बेनिफिट देती है, जैसे 110 रुपए में था, अब लोग नहीं खरीद रहे हैं तो क्या कहेंगे कि 120 रुपए ले जाओ, तो लोग ज्यादा आएंगे, तो इनका जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। जो पहले 10 रुपए फायदा लेके ये लोग दे देते थे, अब 20 रुपए इनको देना पड़ेगा वो 100 रुपए कर्ज लेने के लिए। आर यू गेटिंग ना, अगर 120 रुपए आप बॉन्ड का मेच्योरिटी प्राइस करते हैं, तो आप 100 रुपए लेने के लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, पहले 10 रुपए देते थे। तो ट्रस्ट घटने से ये होता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो हैज द क्रूशियल रोल इन दिस। ओके ओके, व्हाई दिस सेंट्रल बैंक जो लेंडिंग रेट रखता है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, एक बार बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट, ये आरबीआई है, आरबीआई डायरेक्ट आम जनता को नहीं देती है पैसा, ये किसको देती है, बैंक को लोन देती है। बैंक आएंगे, लेके जाएंगे आरबीआई से पैसे, और फिर आम जनता आके बैंक से लेती है, ठीक है ना, बैंक से ये लेते हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 4 रुपए रखा है कि 100 रुपए लेने के लिए 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग ठीक है लेके जा रहे हैं, इनको भी लग रहा है ये 4 रुपए में इंटरेस्ट लेके आएगी तो 6 में देगी, इनको भी सही लग रहा है। अब आरबीआई क्या कर दी, कह ली कि 10 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, अब इनके पास ही 10 रुपए जाके लग रहा है, तो ये इनको देते देते 15 कर देंगे। अब आम जनता नहीं लेती है जब आप ज्यादा देते हैं, तो जब इनका रेट बढ़ता है तो बैंक भी नहीं लेते हैं कि लोग लेंगे ही नहीं, मैं पैसा लेके इंटरेस्ट फ्री में क्यों दूं, तो ये लोग जाते ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों के पास कम पैसे, तो बॉन्ड वॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इसकी जो लेना मनी जो
होता है वो बारोइंग मनी वो कम हो जाती है। गवर्नमेंट की कैपेसिटी जो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, अब लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग आप ज्यादा देंगे तब कुछ लोग बचा के रखे हैं उसमें से देंगे, वरना लोग बचा के रख रहे हैं कि कभी दिक्कत पड़ी तो वो यूज करेंगे। ओके, there is a direct relationship between the government fiscal deficit and the inflation in the country. When the country government runs a persistent high fiscal, so क्या होता है कि जहाँ पे वहाँ पे फ्रेश मनी इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द फंड द फिजिकल डेफिसिट, और ऐसे केस में क्या होता है फिजिकल डेफिसिट काफी हाई चला जाता है। फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ए गुड सिग्नल फॉर द मार्केट। और ऐसा जैसे मैंने बताया कि अगर आपका फिजिकल डिफिसिट बहुत ज्यादा है तो फॉरेन में भी आप जब बॉन्ड ले जाके बेचने जाएंगे, अभी कल हमने पढ़ा था लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड, तो जब गवर्नमेंट वहां जाएगी तो लोग नहीं प्रीफर करेंगे इंडिया के, उस देश के बॉन्ड को ज्यादा खरीदेंगे जिसकी फिजिकल कम है। जैसे अब किसी को पता चल जाए कि मैं खूब उधारी लेता हूं और उसको खर्च करता हूं, और फिर मैं जाऊं किसी से उधार मांगने, वो मुझे ज्यादा नहीं देगा कि अरे ये तो ऑलरेडी कर्ज में डूबा है, ये मेरा वापस ही नहीं कर पाएगा, मैं डूब जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे फॉरेन कंट्री भी नहीं करती हैं। एकाएक क्राइसिस आ जाए, श्रीलंका में था क्राइसिस, उनका नहीं अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा था, आईएमएफ से उनको लेन देना पड़ा, कोई कंट्री तैयार नहीं था, दे भी रहा था तो 100 रुपए देने के लिए कह रहा था 50 रुपए का इंटरेस्ट लेके आइए, तो ऐसे कंडीशन थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के लिए भी कमेंट अभी हाल ही में किया था कि पब्लिक डेट कुड राइज टू मोर देन 100% ऑफ द जीडीपी। इंडिया अगर गवर्नमेंट को कुछ भी अगेंस्ट लगता है तो गवर्नमेंट मना कर देती है, कुछ अच्छा हो तब लोग बोलेंगे कि यस हमने ये WHO ने ये बोला है कि हमने 3 लाख लोगों को बच्चों को सेव किया। लेकिन जब कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि नहीं योर इकोनॉमिक पॉलिसी इज नॉट गोइंग इन ए गुड डायरेक्शन, तो हम मानते ही नहीं है। उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी आपने पढ़ा है, ठीक है। A lower fiscal deficit may help in the government to more easily sell their bonds overseas and the cheaper credit। ठीक है ना, जब आपका लोअर डेफिसिट रहेगा, जब आप कम लोन लेके अपना खर्चा चला रहे होंगे, इनकम से टैक्स लेके या लोग अपना बिजनेस करके या अपना जो भी फी है अलग से चीजों को लेके कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों को ट्रस्ट आता है। आप कभी किसी से गए भी तो वो तुरंत दे देगा, कहेगा कि अरे ये तो अच्छा इनकम है इनका, ये तो अच्छा चलाते हैं, आज थोड़ा सा दिक्कत है, इन तुरंत दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका टैक्स आने वाला है या इनका इनकम अच्छा आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में बॉन्ड की जो कॉस्ट होता है, जो आपको बारोइंग होती है, वो सस्ते में आप करते हैं। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है इस बार? गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स कलेक्शन इस बार होगा 11% जाहिर करने वाला है। फिर गवर्नमेंट का ये है कि फर्टिलाइजर जो सब्सिडी हमने देखा था, नैनो डाई अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट की बात कर रहे थे, ये डैप DAP, तो उसमें भी हमने देखा है कि उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तो हमने कम कर दिया है, तो ये 1,06.5 लाख करोड़ पे ही हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा नियर अबाउट 24,000 करोड़। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि फूड सब्सिडी को भी तो लगातार कम करें, वहां से भी तो 10-15 हजार कर रहे हैं, कटेगा। तो सब ये मिला के ओवरऑल ये कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे इस बार। ये लास्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं कि टैक्स बढ़ा के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टैक्स बढ़ा के लेने से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या ये बोलना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री खोल के कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी 1,000 रुपए का मेरा इनकम आया। अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बोलती है कि आप 100 रुपए मुझे टैक्स दे दीजिए। ठीक है, मैं दे दूंगा, क्योंकि 900 जो बचेगा उसके 500 का मैं अपना घर का खर्चा सब कुछ चलाऊंगा, 400 जो एक्स्ट्रा बचा उसको मैं वापस मशीन खरीद के 1-2 लोग को और लगा दूंगा कि काम कीजिए भाई, और प्रोडक्शन भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। ठीक है, अब गवर्नमेंट यहाँ आती है कि कहती है ये बहुत मेरा खर्चा बढ़ गया है, मुझे 500 आप दे दीजिए टैक्स। 500 तो आपने टैक्स ले लिया, अब मेरे पास बचा क्या, 500 बस खाऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा लगा रहा था वो नहीं लगा पाऊंगा, ना ही प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगी, ना ही एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा होगा। तो टैक्स इंक्रीज करके अगर गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू बढ़ाती है तो इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होता है, यही ये बोल रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे हमने डिफिसिट पढ़ा, डिफिसिट का क्या कंसोलिडेशन होना चाहिए, कैसे बोरोइंग जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग ले रहे हैं, अगेन ये है काफी ये हॉट टॉपिक है, इसको प्लीज याद रखिएगा कि जो मॉस्क और टेम्पल का है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है टसल। तो हमने
ये टसल ना हो कि कोई आके मंदिर को कह रहे आपने पहले आपके पुरखों ने इसको तोड़ के ये बनाया, फिर आप जब मेजोरिटी में आए तो आप कहना ये बनाया। ये तो चलता रहेगा ना, आप मेरा तोड़ दे मैं आपका तोड़, तो ओवरऑल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, आप अलग से बना लीजिए, ये होना चाहिए। तो इन्होंने जब 91 में जब बाबरी मस्जिद का केस पीक पे था, तो पार्लियामेंट ने एक केस एक्ट लेके आया था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन 1991 एक्ट है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि भाई अब जो मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, वो वहीं रहेगा, अगर उसका कंडीशन ये है कि 1947 में वो जैसा था वैसा ही रहेगा। पास्ट में क्या हुआ कुछ नहीं लेना है, वो अब आपने वो गाना सुना होगा ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में शुरू करेंगे मिलके नई कहानी। तो हम मिलके नई कहानी शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, इस एक्ट का यही कहना था, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इस एक्ट में कुछ दिक्कतें हैं। अब ये एक्ट है, फिर भी क्यों लोग वाराणसी और काशी और मथुरा में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रीजन है। इस एक्ट ने कुछ इस एक्सेप्शंस दे रखे हैं। एक्सेप्शंस क्या है? इन्होंने बोला है कि अगर ये जो जिस बिल्डिंग पे लड़ाई चल रही है, जिस लैंड पे लड़ाई चल रही है, वो अगर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये ऑलरेडी जो एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रेमिनेंट एक्ट 1958, अगर इसके अंडर में कवर है तो हम इसको इसके अंडर में उस चीज को नहीं रखेंगे। फिर इन्होंने कहा कि it will also not apply to the any suit that has been finally settled and disposed of, any dispute that has been settled by the parties before the 1991 act। 1919 एक्ट के पहले ही अगर वहाँ डिस्प्यूट था और गवर्नमेंट या कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं और उस वाले पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन है, तो 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा ओके, तो फिर मथुरा में क्या था? मथुरा में इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 1968 में डिस्प्यूट था, उसका सोल्यूशन हो गया था 1974 में। तो इस पे ऑलरेडी डिस्प्यूटेड था, ऑलरेडी इस पे कुछ चेंज हुआ था। इस जो ये लड़ाई चल रहा था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, और जो अभी मास्क है जिसको लोग कह रहे हैं नहीं ये शाही ईदगाह मास्क है, वहां पे कह रहे हैं वहीं पे कृष्ण लल्ला का जन्म हुआ था। लोगों को एकदम पता है वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो वहां पे ये बोले थे कि संस्थान हैड गिवन अप द पोर्शन ऑफ द लैंड टू द ईदगाह। उसमें जो ये जो फैसला हुआ था उसमें कुछ बाद में ये निकल के आया था कि जो संस्थान का कुछ लैंड है वो ईदगाह का है, वो इधर उधर गलती से हो गया। अब केस जो गया है वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो प्रूफ किया था वो फ्रॉडुलेंट, मतलब नकली पेपर फोर्ज करके दिखाया था। तो इलाहाबाद कोर्ट ने इसीलिए इसको अपने पास ला दिया, कहा कि ठीक है इसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं रखेंगे। ज्ञानवापी का क्या मामला है? ज्ञानवापी में कह रहे हैं हम कन्वर्जन की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे भगवान लोग हैं, हमें पूजा करने का राइट दो। वहाँ पे हम लोग जैसे पहले से ही भगवान श्री श्रृंगार गौरी गणेश हनुमान विजिबल एंड इनविजिबल डिटीज है, तो हमें वहाँ पे वी नीड द राइट टू वर्शिप। ओके, फिर इन्होंने कहा कि एक और 1991 में केस था ज्ञानवापी मॉस्क बिलोंग टू द लॉर्ड विश्वेश्वर, ठीक है। तो इन्होंने कहा वहाँ पहले उनके बीच में जहाँ पे है वहाँ पे टेम्पल था, और औरंगजेब जो मुगल बादशाह 1669 में तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का ऑर्डर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है कि अब ये हम वर्शिप का कर रहे हैं तो इसका फिर भी वो लगना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पे जो रिलीजियस कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर इस एक्ट में डिफाइन ही नहीं है, सिर्फ रिलीजियस कैरेक्टर है, और रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया। एक तो कह रहे हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर जानने के लिए हमें पहले कुछ सोच करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको जाके कंडक्ट करेगी कि क्या असली में रिलीजियस कैरेक्टर है। फिर इन्होंने जाके बोला कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट में बोला कि नहीं, यहाँ पे पहले टेम्पल एग्जिस्ट कर रहा था और इसको तोड़ के बनाया गया, ठीक है। फिर कोर्ट ने एकदम स्पीडी एक्शन लिया और बोला कि हिंदू प्रेयर के लिए अलाउ कीजिए, तो अलाउ भी है, लोग कर भी रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ये है, और यहाँ पे जानिएगा व्हाट इज अंडर चैलेंज इज द कॉम्प्राइज डिग्री ऑफ दिस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, इसको आप देखिएगा, ये है
श्री कृष्ण जन्म स्थान जन्मभूमि टेम्पल, ये टेम्पल है, इधर मॉस्क है, शाही ईदगाह मॉस्क, यहीं पे वो चल रहा है कि यहाँ पे ही जन्म हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट, सो प्लीज रिमेंबर दैट। यहाँ पे जीएस पेपर 1 में कभी भी आ सकता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या रोल है, होने के बाद भी क्यों आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि ये एक्ट क्या है, एक्ट में क्या प्रोविजन है, एक्ट किसको कन्वर्ट नहीं होने के लिए बोलता है, क्यों ये लोग यहाँ पे अभी भी चल रहा है मुद्दा। तो प्लीज नो दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग कवर करेंगे, ये कनाडा यूके, यहाँ पे थोड़ा सा टसल चल रहा है इंडियन फॉरेन, इंडिया का जो अभी खालिस्तान को लेके था, हमने देखा कि खालिस्तान का इशू कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या यूके में है। इंडिया कहता है कि ऐसे लोगों को आप परमिट मत कीजिए, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, जब तक कोई बोलता है तब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, जब कुछ एक्टिविटी होती है, जब हमें लगता है रियल में थ्रेट है, तब हम करते हैं। किसी सेपरेट लैंड की डिमांड को लेकर हम अभी नहीं करेंगे। तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था। तो बाद में हमने देखा कि जो कनाडा है, अभी इन्होंने अपना जो रूल है, स्टूडेंट वहां जाते थे, पहले स्टूडेंट काफी जाते थे, अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, जब आप कनाडा में पढ़ने जाते हैं तो आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और पहले इसमें $10,000 वो लेते थे, अभी बढ़ा के इन्होंने $20,000 कर दिया है। तो पहले $10,000 6 लाख होता था, अब $12 लाख हो गया, अब $12 लाख हो गया। ठीक है, $10,000 6 लाख, 20,635, अब 12,70,000 रुपीज के बराबर हो गया। अब आप ही बताइए, जब आपको नॉर्मल ऐसे कुछ खरीदना हो, पहले ₹5 में हो, उसका रेट ₹10 हो, तो आप सोचेंगे कि हमें ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो अभी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट विल रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द, ये जो होता है कि डिपेंडेंट फैमिली विद देम दे परस्यू देयर स्टडीज, ये भी इन्होंने करा कि जो पहले डिपेंडेंट, जैसे मेरे साथ कोई जाना चाहे तो उसको अलाउ करते थे, अभी उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल जो पढ़ने आएगा वही आएगा। ठीक है, हमने सेम चेंज देखा है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने भी 10% इंक्रीज किया। पहले वो 10,000 यूरो मांगते थे, अब 11,208 मांग रहे हैं। ठीक है, एक और चेंज हुआ है कि पहले जो साथ में अगर स्पाउस जाना चाहते थे उनको अलाउ करते थे, परमिट देते थे, और स्पाउस को वर्क करने का भी परमिट देते थे, तो इससे खर्चा उर्चा चल जाता था, प्रेशर कम रहता है। अभी क्या है कि स्पाउस आ तो सकता है लेकिन वर्क के लिए हम परमिट नहीं करेंगे, तो वो एक तरीके से बर्डन बन के जाएंगे कि आप अपना भी खर्चा चलाइए, इनका भी खर्चा चलाइए। पहले हो सकता था स्पाउस अगर अर्न करता था तो हेल्प करता था, तो ईजी हो जाती थी लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये टोटल न्यूज इसी के बारे में है कि कैसे, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कनाडा, ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने तो 10% बढ़ा है, इन्होंने कनाडा ने तो डबल कर दिया। तो डबल क्योंकि टसल बहुत ज़्यादा था कनाडा से, तो हो सकता है कनाडा ने इसी के लिए उन्होंने किया। कनाडा का है कि हमने नहीं, हम चाहते हैं कि क्वालिटी जो भी आए वो मास्टर डिग्री में आए, ये डिप्लोमा में आ जाते थे, तो उससे फ्रॉड भी होता था और हरासमेंट भी होता था। तो इनका ये है, इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हमने स्टूडेंट सेफ्टी को लेके बढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट। फर्दर देखते हैं इस पे क्या डेवलपमेंट आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है मैंने जितने भी रेलिवेंट न्यूज़ थे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, आज कवर किए। यहीं पे हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे, यहीं पे हम एंड करेंगे सेशन। और आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, और यस, ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यू योर स्टडी, सॉल्व द मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और यस, और उसको एनर्जी में रह के आप पढ़ाई कीजिए, अब एग्जाम भी आने वाला है। वी विल टेक ए सेशन ऑन दिस, हाउ टू बैलेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड दिस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स इज कमिंग, यूपीएससी prelims is coming, so I will take a session to how to balance between this UPPCS prelims and UPSC prelims. Okay, all the best, thank you, Jai Hind.